हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आभा सिंह और हमारे आज का टॉपिक है वो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अभिक्रमित अनुदेशन विधि जो है वो बीएफ स्किनर द्वारा प्रारंभ की गई विधि है, परंतु अगर इसका इतिहास देखें तो ये प्राचीन काल से प्रयोग की जा रही विधि है, जिसे कि सुकरात ने प्रारंभ किया था। सुकरात ने की विधि को ही आगे चल करके बीएफ स्किनर ने अपने इसमें प्रयोग किया है और उन्होंने इसके लिए भी पहले प्रयोग किया था। एक छोटे छोटे पदों के लिए उन्होंने एक मशीन को तैयार किया था जिसे शिक्षण मशीन नाम दिया गया था, और उस मशीन की सक्सेस के बाद फिर उन्होंने इस विधि को लागू किया। अभिक्रमित अध्ययन विधि को कई और विधियों के नाम से भी जाना जाता है। ये विधि आधुनिक तकनीक, शिक्षण की आधुनिक तकनीक कहलाती है, जबकि इसका प्रयोग तो बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है, लेकिन क्योंकि यह अब व्यवहारिक तौर पे शिक्षण की एक विधि को अपना लिया गया है, इसलिए इसको नवीन विधि के तौर पे अब देखा जा रहा है। इसे बीएफ स्किनर और डॉक्टर प्रेसी जो थे उन्होंने इसे बनाया और इसके सहयोग से शिक्षा जगत को इन्होंने एक महान विधि को प्रदान किया। ये विधि जो है वो ज्ञान को की विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके क्रमबद्ध रूप में और तार्किक ढंग से नियोजित करती है। इससे इस विधि में विद्यार्थी अपनी गति से, अपनी रुचि से और अपनी गति से अध्ययन में आगे बढ़ता है, और इसका जब उसे तुरंत परिणाम प्राप्त होता है, उसे तुरंत पुनर्बलन जब रिफरेंसमेंट में मिलता है, तो वो आगे बढ़ने में उसे जो है प्रेरणा मिलती है, उसका अधिगम में उस करने में उसको प्रेरणा मिलती है, वो मोटिवेट होता है आगे बढ़ने के लिए। इसमें ये कि अगर आप ये सिद्धांत पे आगे कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके कोई चीज़ विद्यार्थियों को सिखाएंगे, बजाय इसकी कि पूरा कंटेंट एक साथ सिखाने की, उसको स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पदों में जब उसको कंटेंट को, विषय वस्तु को बांट करके बढ़ाएंगे तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसकी कुछ परिभाषा हैं। प्रोफेसर रूस के अनुसार अधिगम में एक विशेष प्रकार का निर्देशन जो विद्यार्थियों को नई सामग्री सिखाता है और अपने अधिगम को जांचने का अवसर देता है, अभिक्रमित अनुदेशन या कभी कभी स्वचालित अनुदेशन कहा जाता है। प्रोफेसर रूस कह रहे हैं कि ये अधिगम लर्निंग का एक विशेष प्रकार है जिसमें स्टूडेंट जो है वो नई सामग्री को, जो भी नया सीख रहा है, नया कंटेंट जो वो सीख रहा है, वो उसको सीखने के साथ साथ वो अपना इवोल्यूशन, मूल्यांकन भी खुद ही करता जाता है और वो अपनी गति से उसको सीखता है, और यही अभिक्रमित अनुदेशन है। एन.एस. मावी के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन प्राणवान अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को स्व अधिगम अथवा स्व अनुदेशन में परिवर्तित करने की वह तकनीक है जिसमें विषय वस्तु को छोटी से छोटी श्रृंखला में विभाजित किया जाता है। अधिगमकर्ता को इन्हें पढ़कर सही अथवा गलत कैसी भी अनुक्रिया करनी होती है, अपनी गलत अनुक्रिया को ठीक करना होता है तथा सही अनुक्रिया करनी होती है। अपनी गलत अनुक्रिया को ठीक करना तय की और जो सही क्रिया उसकी प्रतिपुष्टि से हाथों हाथ प्राप्त हो जाती है। एन.एस. मावी जो कह रहे हैं कि अभिक्रमित अनुदेश जो है वो स्वगति और स्व अनुदेशन में सेल्फ मोटिवेशनल विधि है, और इसमें अपने आप को विद्यार्थी जो है वो अनुदेशित कर रहा होता है। उसे हाथों हाथ पढ़े गए पद जो भी वो पढ़ रहा है उसके साथ ही उसको जो प्रतिपुष्टि मिल जाती है कि उसका आंसर सही है या गलत है। सही है तो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है, और अगर गलत अनुक्रिया है तो उसे ठीक करने का भी उसे अवसर वहीं पर प्राप्त हो जाता है। फ्रेड स्टेफल के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे घटकों की तार्किक क्रम में व्यवस्था की अभिक्रिया है तथा इस प्रकार की संपूर्ण अभिक्रमित अधिगम कहलाती है। फ्रेड स्टेफल कहते हैं कि ज्ञान को, नॉलेज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके तर्कपूर्ण तरीके से जो व्यवस्था करते हैं के जो विधि बनाई गई है वो अभिक्रमित अधिगम कहलाती है, जिसमें आप छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते हैं, आगे की तरफ क्रमबद्ध रूप से बढ़ते हैं। उन्होंने अधिगम को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में शिक्षण पद्धति के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि मनोविज्ञान का मानना यह है कि जो भी चीज़ आप अपने टुकड़ों में बांट करके सिखाते हैं वो एक तो जल्दी से समझ में आती है, और दूसरी बात ये कि जब सही और गलत की प्रतिपुष्टि उसी समय हो जाती है तो वो जो विद्यार्थी वो मोटिवेट होता है आगे की तरफ बढ़ने के लिए। उसका जब उसको उसी समय पता चल जाता है कि उसका आंसर सही है, कहाँ गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, फिर वो सही क्या होगा इसका,
वो वहीं पर उसको का जो है सही और गलत में अंतर भी पता चल जाता है, और गलत है तो उसका सही उत्तर भी उससे प्राप्त हो जाता है। अभिक्रमित अधिगम की आवश्यकता क्या है? सामान्यतः क्लास में एक जो प्रॉब्लम आती है वो है व्यक्तिगत भिन्नता की। हर विद्यार्थी की अपनी एक स्पीड होती है सीखने की। कुछ लोग तेज़ी से सीखते हैं और कुछ लोग धीरे सीखते हैं। अब क्या होता है कई बार क्लास में कि मेधावी छात्र जो होते हैं वो तो जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, और जो मध्यम दर्जे के या मंद गति के विद्यार्थी हैं उनकी सीखने की स्पीड कम होती है। अब टीचर जो है जब वो क्लास में पढ़ा रहा होता है तो उसके सामने ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो किस गति से पढ़ाए। अगर वो अपने पढ़ाने की गति को अपनी कक्षा के मेधावी छात्रों के अनुरूप रखता है कि भाई उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, वो अपनी जल्दी सीख रहे हैं तो उनको आगे की तरफ और जल्दी जल्दी उनको और जानकारी दी जाए, उनको और ज्ञान बढ़ाया जाए, तो वो विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं जो कि मध्यम गति के हैं या स्लो लर्नर हैं। अगर वो उन विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके पढ़ाते हैं क्लास में तो यहाँ मेधावी छात्र प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो उनको वेट करना पड़ता है जब तक वो उनकी क्लास के वो विद्यार्थी समझ ना जाए तब तक टीचर आगे बढ़ेंगे नहीं, और ऐसे में उनके समय का जो है वो खराब होता है, समय बर्बाद होता है, वो एक गैप आ जाता है उनके आगे बढ़ने में, और इस गैप के कारण कई बार क्लास में अनुशासनहीनता की भी प्रॉब्लम आती है। दूसरे जो मेधावी छात्र हैं उन्हें बोरियत होने लगती है शिक्षण से, वो जो है अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं क्लास में कि उन्होंने तो जल्दी से सीख लिया, लेकिन अब उन्हें इसलिए वेट करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी क्लास के दूसरे विद्यार्थी जो हैं वो अभी तक उस पद तक नहीं पहुँचे, उस लेवल पे नहीं पहुँचे जिस लेवल पर वो लोग पहुँच चुके हैं। ऐसे में उनका अपना इंटेलिजेंट होने का या जल्दी सीखने का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में जो है उनमें एक कुंठा होने लगती है। वो उसको भी ये दूर करता है कि भाई जिस स्टूडेंट की जो गति है वो उस गति से सीख ले। इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, एक बार में पद को पढ़ेगा, सही आंसर देगा, आगे बढ़ जाएगा, वो जल्दी से कंटेंट को ख़त्म करेगा और फिर अगले कंटेंट की तरफ जाएगा। जबकि जो मध्यम गति का है वो अपनी गति से सीख रहा है, एक बार एरर आएगा उसको दूसरी बार में सीखेगा। वो जो मंद गति के बालक हैं वो कई प्रयासों में सीखेंगे, लेकिन वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि उस पद को, उतने कंटेंट को वो पढ़ नहीं पाए। क्लासरूम में क्या होता है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो ये जो 80% और 40% का जो डिफरेंस आता है इसीलिए आता है कि उनके पढ़ाई में से एक ने तो 80% सीखा और एक ने 40% से सीखा। उसका जो जिसने 40% सीखा उसका 60% तो बिना सीखा हुआ रह गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इस विधि में विद्यार्थी जो है अपनी गति से सीख रहा है, तो जब तक वो 100% नहीं सीख जाता वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब जो 80% वाला है वो एक बार एरर करके दोबारा में अपनी गलती समझ गया, उसको वही फीडबैक मिल गया और वो आगे बढ़ गया। लेकिन जो मंद गति वाला है वो भले कई प्रयास उसे करने पड़े, लेकिन वो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जितना कि उसे जब छोटे छोटे टुकड़ों में जो उसे खंड में उसे जो कंटेंट दिया गया है पढ़ने के लिए वो उसको समझ नहीं जाता, और तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसके अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांत हैं छोटे सोपानों का सिद्धांत। इसका अर्थ ये है कि जिस विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उसे छोटे छोटे पदों में विभाजित कर दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि सीखने वालों की सामग्री को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए तो अच्छी तरह से सीख सकता है। कि भाई आपको अगर किसी को कोई चीज़ सिखानी है तो पूरी ऑल ओवर एक साथ सारी चीज़ें सिखाएंगे तो वो जो है विद्यार्थी जो है वो शुरू से लेकर अंत तक में वो परफेक्शन नहीं आएगा उसके सीखने में। वो अगर उसे समझ में भी आ गया तो हमें कहते हैं कि उसको परफेक्ट होना जो है उस काम में वो नहीं हो पाता है। जबकि वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगर वो सीख रहा है तो वो उसको अच्छे से सीखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको खाना बनाना सीखना है, तो आप चपाती बनानी सीखनी है, तो सबसे पहले आप आटा लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। पहले जब आप आटा लगाने में परफेक्ट हुए तो फिर आप रोटी बेलने की प्रैक्टिस करेंगे। जब आपकी रोटी गोल बनने लगी तो आप उसको सेकने की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर जब आप स्टेप बाय स्टेप एक काम में परफेक्ट होने के बाद जब आप आटा लगाने में परफेक्ट हो गए तो आप उसमें गए कह रहे रोटी बेलने पे गए। जब आपने रोटी बेलना सीख लिया गोल तो आपने उसको सेकना सीखा। तो यहाँ जब आप क्रमबद्ध रूप से कर रहे हैं तो आप कम से कम एक बार में एक काम में परफेक्ट तो हो रहे हैं। लेकिन अगर आप एक साथ ही सारे काम शुरू करें कि आटा गूंथने से लेकर आपको रोटी बनाने तक का काम सीखना है तो आपको जो है वो सीखने में वो परफेक्शन नहीं आ पाएगा।
तो ये जो परफेक्शन लाने की बात होती है वो छोटे छोटे पदों में आपको इसको विभाजित करके, जब पढ़ाई जाने वाली सामग्री है उसको जब हम छोटे छोटे पदों में और क्रमबद्ध रूप में, ये नहीं कि उसका क्रम बिगड़ गया है, स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हुए जब हम करते हैं, जैसे मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स में पहले आप 1 डिजिट वाला स्टूडेंट को जब आप करते हैं तो 1 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन देते हैं, देन 2 डिजिट वाला देते हैं, देन 3 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन देते हैं। इसी तरह आप पहले MCQ निकालना सिखा रहे हैं, तो वो जो आप सिखा रहे हैं, सॉरी जो मैथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप पहले वो छोटे छोटे उदाहरणों से, एग्जाम्पल से, छोटी डिजिट वाले आप कह रहे वो देते हैं, उनको क्वेश्चन देते हैं, देन उसके आगे की स्टेप्स आप पढ़ा रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप सोशल स्टडी में पढ़ा रहे हैं तो आप उन्हें कंटेंट को क्रमबद्ध रूप से जब आगे बढ़े भी, जैसे आप समाज का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पहले में आप समाज कहते किसे हैं यही आपने बताया, देन जब उन्हें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि समाज कहते हैं किसे, तो समाज के प्रकार कौन कौन से हैं, फिर एक एक प्रकारों को आपने उसको अलग अलग खंडों में दिया, फिर उसके बाद समाज की आवश्यकता क्यों है इस पे आपने एक खंड दिया। तो ये जो इस तरह से करते हुए जब वो आगे बढ़ेगा तो वो टुकड़ों में जो पढ़ रहा है उसमें उसको परफेक्शन मिलेगा। सक्रिय सहयोग का सिद्धांत, इसमें विद्यार्थी को, जो प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी रूप में अनिवार्य उत्तर देना जरूरी होता है। पहले वाले का उत्तर दिए बिना वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। मनोवैज्ञानिक सिद्ध हो चुका है कि अध्येता भली भांति तभी सीखता है जब उसे कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर दिया जाए। परंपरागत शिक्षण पद्धति में पूछे गए प्रश्न का क्या होता था, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर ने सवाल पूछा, क्लास में से 20 बच्चों ने मान लीजिए हाथ खड़ा किया, टीचर 1 या 2 से आंसर पूछ करके और सही आंसर आते आगे बढ़ जाते हैं, बाकी विद्यार्थियों से सवाल जवाब नहीं करते क्योंकि सही आंसर मिल गया। कई बार तो पहले ही स्टूडेंट से मिल जाता है, कई बार एक दूसरे और तीसरे से सही मिलता है, और जैसे ही सही उत्तर की प्राप्ति होती है टीचर कहता है ओके वेरी गुड, देन ये है आपका सही आंसर, करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो विद्यार्थी के मन में जवाब थे, जिन्होंने हाथ खड़े भी किए थे और जिन्होंने नहीं भी खड़े किए थे लेकिन उनको आंसर आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से या खुद श्योर नहीं थे कि भाई आंसर सही है कि नहीं है, और उन्होंने नहीं दिया उसको आंसर, मन में रह गया उनका आंसर, तो यहाँ पर जब वो उनका सक्रिय सहयोग नहीं है तो वो जो सीखने वाला पार्ट है वो उतना अच्छे से वो नहीं सीख पाएंगे। यहाँ पर जब हर विद्यार्थी को अपना उत्तर देना अनिवार्य है। जब तक पहले वाले का उत्तर नहीं दिया आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन दूर करने का उसमें ऑप्शन है। आपको जब तक उसको सही तरीके से आप नहीं सीख लेते आप बढ़ेंगे नहीं। तो जब प्रत्येक विद्यार्थी अपने गति से सीख रहा है, उसे उत्तर देना अनिवार्य है, तो वो सक्रिय है, और जब वो सक्रिय है तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। फिर तुरंत आश्वासन का सिद्धांत, इसमें सही हो या गलत हो विद्यार्थी को हाथों हाथ पुनः बलन की प्राप्ति हो जाती है कि उसका आंसर सही है या गलत है। और ये मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर सिद्ध भी हो चुका है कि छात्र तब ज़्यादा अच्छा सीखता है जब उसे अपने उत्तर के प्रति आश्वस्त हो कि उसने जो उत्तर दिया है उसका आंसर क्या है। गलत है तो वो सही की प्राप्ति करेगा, और सही है तो वो मोटिवेट होकर के आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर उसे जब तुरंत उसके उत्तर की प्राप्ति का मिल जाता है कि उसका सही है होता है, तो उसे जो है मोटिवेशन मिलता है आगे की तरफ बढ़ने के लिए। अब है स्व गतिक्रम का सिद्धांत, इसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनी ही गति से आगे बढ़ेगा। ये भी मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा जल्दी सीखते हैं और कुछ लोग धीरे सीखते हैं, लेकिन जब क्लास में हम पढ़ा रहे होते हैं तो आप अपनी गति से नहीं पढ़ पाते हैं, वो आपको उस गति से पढ़ना पड़ता है जिस गति से टीचर पढ़ा रहे हैं, और टीचर जनरली एवरेज गति से पढ़ा रहे होते हैं क्योंकि उनको क्लास के सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें विद्यार्थी अपनी गति से सीख रहा होता है। इंटेलिजेंट विद्यार्थी जल्दी सीख लेता है और कमजोर विद्यार्थी देर से सीखता है, लेकिन सीखते सभी अपनी गति से सीखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उन्हें जो भी प्रत्येक प्रश्न या समस्या आवश्यकता अनुसार जितनी चाहे शक्ति और समय लगा सकते हैं उसे सीखने में। फिर छात्र परीक्षण का सिद्धांत, पाठ्य सामग्रियों की इकाइयों घटकों का आकार, संख्या, केंद्र बिंदु, बुद्धि स्तर, अभिरुचि, शारीरिक क्षमता के अनुरूप रहनी चाहिए। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया के आधार पर सुधार संशोधन जो छात्र परीक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित विधि है। अब अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रकार कितने हैं।
अभिक्रमित अनुदेशन विधि के 3 प्रकार हैं। पहला है रेखीय या बाह्य अभिक्रम, दूसरा है साखी या आंतरिक अभिक्रम और तीसरा है अवरोही अभिक्रम या मैट्रिक्स अभिक्रमित अधिगम। इन तीनों प्रकारों के बारे में हम अगले चैप्टर में वीडियो में पढ़ेंगे। ये भी इसके आपको मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। रेखीय क्रम में आपको क्रमबद्ध रूप में छोटे छोटे फ्रेम में आंसर मिलता है, वो कंटेंट मिलता है और उसी फ्रेम में उसका क्वेश्चन लिखा होता है और उसी में आपको आंसर, उसका नेक्स्ट स्टेप के आगे उसका आंसर आपको लिखना होता है। जबकि साखीय के अंतर्गत ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपका उत्तर ए है, आपने ए आंसर दिया, तो उसके आगे लिखा होता है इतने नंबर पेज पे जाइए, वहाँ पर आपका उत्तर सही है या गलत है का उसका आपको फीडबैक मिलता है। आपका उत्तर अगर गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है। उसके लिए आपने बी भरा तो आपका उत्तर सही है गलत, उसके आगे लिखा रहता है कि कितने नंबर जो पद है उस पर आपको इसका आंसर मिलेगा। और अवरोही या मैट्रिक्स जो है इसके अंतर्गत जो है सही और गलत आंसरों को मैट्रिक्स के तौर पर लिखा जाता है। फ्रेम जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक मैट्रिक्स का निर्माण करके आगे बढ़ते हैं। फिर अभिक्रमित अधिगम के सोपान क्या हैं, किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है इसमें पढ़ाने के लिए। सबसे पहले शिक्षक के द्वारा प्रकरण का चयन किया जाता है जिस प्रकरण को उसे पढ़ाना है। प्रकरण का चयन कक्षा के स्तर के अनुसार किया जाता है। उसके बाद उसके उद्देश्यों का प्रतिपादन करता है और व्यवहारिक रूप में लिखता है। जो भी प्रकरण वो विद्यार्थी को पढ़ाना है, उस क्लास को के लिए बनाना है उन्हें, उससे उसके अंदर क्या व्यवहारगत परिवर्तन आएंगे, किन उद्देश्यों को लेकर के ये विषय वस्तु पढ़ाई जानी है, उसका वो पहले उद्देश्य निर्धारित करता है और उसको बाद वो उसको लिखता है। फ्रेम से बनाने से पहले उसके उद्देश्य लिखे होते हैं कि ये पढ़ने, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके अंदर ये परिवर्तन आएंगे, ये हमारा ये उद्देश्य है इस चैप्टर को पढ़ाने का। फिर पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना तथा अनुक्रम का निर्धारण करना। जो भी कंटेंट पाठ्य वस्तु पर लिखी जाने वाली है उसका वो विश्लेषण करते हैं। शिक्षक जो है वो खुद पहले उसको पढ़ेगा, उसका विश्लेषण करेगा और उसका क्रम निर्धारित करेगा कि कितने कंटेंट को, कौन से कंटेंट को क्रमबद्ध रूप से रखना है ताकि वो क्रमबद्धता भी रहे, तार्किकता भी रहे उसमें और विद्यार्थी का जो है कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर मानदंड परीक्षा का निर्माण करना कि जो भी आपने विषय वस्तु उसमें रखी है उसका परीक्षण कैसे करेंगे। उस फ्रेम में जो आप दे रहे हैं वो मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, एक लाइन वाले होंगे, कैसे आंसर होंगे, आप किस तरीके से उनका परीक्षण करेंगे उस फ्रेम का उसका निर्माण करना होता है। फिर अनुदेशन के प्रारूप का निर्धारण करना। अनुदेशन मतलब साखी तरीके से में आपको फ्रेम बनाना है कि रेखीय तरीके में आप बनाना चाहते हैं कि मैट्रिक्स में बनाना चाहते हैं, उसका निर्धारण किया जाता है। फिर अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन को पदों को लिखा जाता है। जो विषय वस्तु आपने तय कर ली है कि इसे रखनी है, इस क्रम में रखनी है, उसको फिर लिखा जाता है। फिर समूह पर जांचना अथवा पदों की जांच करना। फिर उसका जो आपने पद तैयार कर लिए हैं वो आप जिन विद्यार्थियों पर डालना चाहते हैं उन पे को दिया जाता है, उनको उसे भरवाया जाता है उनको, और उसके बाद फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है कि उन्होंने उसमें कितनी सफलता प्राप्त की। अभिक्रमित अनुदेशन विधि की विशेषताएं। सबसे पहली है इसके जन्मदाता वैज्ञानिक BF स्किनर हैं। प्राचीन काल में ये प्रश्नोत्तर विधि के तौर पर सुकरात इसका प्रयोग किया करते थे और अब वर्तमान में इसे नवीन विधि के तौर पर जो स्थापित किया है वो वैज्ञानिक BF स्किनर ने किया है और उनके साथी प्रेसी ने किया है। छात्र को परिणामों की तुरंत जानकारी मिल जाती है। पुनर्बलन पर बल दिया जाता है। रचना शिक्षण में उत्तम विधि है और बालक को इसके प्रश्न का हल तुरंत बता दिए जाने से सीखने के अवसरों में वृद्धि होती है, अवसर सीखने के अवसर बढ़ जाते हैं। फिर अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएं क्या हैं। इसमें सबसे मुश्किल चीज़ ये कि इसमें बालकों की रुचि तथा आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि आप वही एक जो कंटेंट सभी विद्यार्थियों को आपको देना है वो अपनी गति से सीखेगा। अब रुचि अलग अलग हो सकती है लेकिन कंटेंट तो आपको पढ़ाना है, उस लेवल पे आपको पढ़ाना ही है उस कंटेंट को, तो वहाँ पे आपको एक कॉमन जो है वो टॉपिक्स लेने होते हैं। इसमें उस विद्यार्थी की रुचि है या नहीं है, उस शिक्षक को नहीं होता है कि वो उनके स्तर के अनुसार ये अनिवार्य तौर पे ये पढ़ाया जाना चाहिए और उसी के अनुसार वो विषय वस्तु को तैयार करते हैं।
इसमें तकनीकी अधिगम नियंत्रित परिस्थितियों में कराया जाता है। इसमें जो है विद्यार्थियों को क्योंकि कुछ पूछने का मौका नहीं मिलता, उन्हें अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिव करने का मौका नहीं मिलता, फ्रेम पढ़ना है और उसका आंसर देना है, तो यहाँ उनकी जो है वो एकदम मैकेनिज्म की तरह होता है, ये स्टेप फॉलो करने ही पड़ेंगे आपको। आप उससे हट करके जो टीचर ने स्टेप्स लिखे हैं, जो टीचर का पैटर्न है, उससे हट करके आप कुछ नहीं सीख सकते, आप कुछ एक्स्ट्रा में नहीं कर सकते। यह तकनीकी मेधावी छात्रों को अधिक प्रभावित नहीं करती है। इसलिए नहीं करती क्योंकि उनके अंदर की जो क्षमताएं उसको दिखाने का तो मौका मिल ही नहीं रहा है। वहाँ तो जो टीचर ने जो इतना कंटेंट उस फ्रेम में डाल दिया, उसे उतना ही पढ़ना है और उसी का आंसर देना है। इससे आगे की जिज्ञासाओं को शांत करने का उसमें मौका नहीं मिलता। जब हम नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं, जब हम एक्सप्लेनेशन तो व्याख्या विधि की बात करते हैं, योगात्मक विधि की बात करते हैं, वहाँ वो अपना जो उसके अंदर और आगे जानने की जो जिज्ञासा होती है, वो जब पूछता है टीचर से, या एक्सपेरिमेंटल मेथड में जब वो खुद ही एक्सपेरिमेंट करता है कि भाई इसको ऐसा नहीं ऐसे किया जाए तो कैसा होगा, तो वो जो अलग कुछ नया करना और सीखने का जो चाह होती है बच्चों में, वो इसमें नहीं हो पाती है। इसमें वो बंधे रहते हैं, तकनीकी इसमें स्ट्रक्चर में बंधे रहते हैं कि इसको आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना ही पड़ेगा। इस तकनीकी के अंतर्गत उचित या फ्रेम तैयार करना एक कठिन काम है, क्यों उसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। थैंक यू। ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसके अंतर्गत हम इस अभिक्रमित अनुदेशन विधि और उसके प्रकारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।